एक घर में किशोर सिंह का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी रूपा, बेटा चंदू और बहू कविता रहती थी। परिवार में सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। कविता बहुत ही संस्कारी बहू थी और अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन सुबह चंदू रिक्शा लेकर काम के लिए निकलता है। कविता, मैं जा रहा हूँ। कितनी बार बोलूं आपको, जा रहा हूँ ऐसा ना बोलो, जाकर आता हूँ ऐसा बोला करिए। हाँ बाबा, जाकर आता हूँ। तुम माँ बाबूजी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप चिंता न करें। शाम को घर लौटते वक्त चंदू का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है, जिससे चंदू अब रिक्शा चलाने के काबिल नहीं रहा। चंदू को गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। कविता और किशोर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रूपा घर पर ही रहती है। कविता जैसे ही चंदू की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो चंदू के गले लगकर बोलती है, आप ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो गया आपके साथ? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो पगली? अभी उठकर दौड़ने लगूंगा मैं। हाँ नहीं, अभी तो आप आराम करो। तभी कमरे में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, इस हादसे में इनकी जान तो बच गई, पर अब ये अभी तो अपने दोनों पैरों पर नहीं चल पाएंगे। अब आप ये जो दवाइयां हैं इनको देते रहिएगा। दवाइयों के असर से कुछ वक्त बाद ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें कम से कम 1 साल तक आराम करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आपने लापरवाही की तो ये कभी नहीं चल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही चंदू परेशान होकर कहता है, भगवान, मुझे क्यों बचा लिया? इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाती। अब 1 साल तक कौन मेरे परिवार की देखरेख करेगा? क्या होगा अब? शुभ शुभ बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत हो, हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। 2 दिन बाद चंदू को हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर घर ले आते हैं और अब कविता कपड़ों की सिलाई का काम कर अपने पूरे परिवार को संभाले हुए थी। थोड़े दिन तो सब ठीक चलता है। एक दिन रूपा और किशोर बातें कर रहे होते हैं। कविता कमरे के बाहर काम कर रही होती है। कविता दोनों की बात सुन लेती है। रूपा, तुमने दवाइयां ली? रुको, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मत लाओ जी, क्योंकि अब दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। अगर सारी दवाइयाँ खा लूंगी तो बहू खाली डिब्बी देखेगी और वो मेरी दवाइयों की चिंता करेगी। वैसे ही बेचारी सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही है। हम उसको और तकलीफ नहीं दे सकते। ना जाने भगवान कब तक हमें यूं ही परेशान करेगा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और तुम सही कह रही हो भाग्यवान। और दवाई तुम्हारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है तुम्हें पता है ना? अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कोई काम देख लूं ताकि घर की आर्थिक हालत सुधर सके। आप क्या काम करेंगे? आपकी भी तो उम्र हो चुकी है। ऐसे में आपको काम नहीं करना चाहिए। अभी मैं अपने बारे में नहीं, परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। गुस्से में कविता कमरे के अंदर आती है और रोते हुए बोलती है, आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना ना? तभी तो आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, तुम तो हमारी सबसे प्यारी और बहादुर बेटी हो। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। नहीं माना आपने बेटी मुझे, तभी तो आप लोग मुझे पराया मानकर अपनी परेशानियां मुझसे छुपा रहे हैं। आप अपनी सारी परेशानियां उनसे तो साफ साफ कह देते थे। अगर आप अपने बेटे से बोल सकते हैं तो बेटी से क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। वैसे मैं घर पर खाली बैठा रहता हूँ तो कोई काम कर ही लूंगा और कुछ पैसे आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की, मरी थोड़ी हूँ मैं। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और माँ जी, आप दवाई समय पर लीजिए, और खबरदार आप दोनों में से किसी ने भी घर की परेशानियों की चिंता की तो। इतना बोलकर कविता कमरे से चली जाती है। कविता का उतरा हुआ मुंह देखकर चंदू चिंतित होते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। आप चिंता न करें और आराम करें। तुम्हें मेरी कसम बताओ,
कविता बेबस होकर कमरे में हुई सारी बातें चंदू को बताती है। कितना बदकिस्मत बेटा हूँ मैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो दूर, उनकी जरूरत तक पूरी नहीं कर सकता। आप ऐसा ना सोचें, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हम सब साथ हैं, यही काफी है। इतने में बाहर से घनश्याम सेठ की आवाज आती है। तभी दोनों घर के बाहर जाते हैं। बाहर निकल चंदू घर से। माँ के इलाज के लिए पैसे लेकर गया था, 2 महीने से ना एक किश्त जमा की और ना मेरे पैसे लौटाए, ऊपर से लंगड़ा होकर बैठ गया। कविता चंदू को लेकर बाहर जाती है। रूपा और किशोर भी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। माफ कर दीजिए सेठ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा बहुत जल्द। कैसे लौटाएगा तू? तू तो लंगड़ा हो गया है। 1 महीने का समय और दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। चल जा, दिया तुझे 1 और महीने का समय दिया। अगर 1 महीने में पैसे न लौटाए तो तेरे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। घनश्याम वहाँ से चला जाता है। सब अंदर जाते हैं। कविता चंदू को कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, हम 1 महीने में कर्ज कैसे लौटाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तुम चिंता न करो, मैं मेरा रिक्शा बेच दूंगा, उससे ही हम घनश्याम का कर्जा उतार सकते हैं। पर वो तो आपकी मेहनत की कमाई का है। आप उसको कभी नहीं बेचना चाहते थे। एकमात्र वही हमारे परिवार की आमदनी का जरिया है। अब उसको रखकर भी क्या फायदा है? कौन चलाएगा उसे? मैं चलाऊंगी। मेरे जिद करने पर मेरे पापा ने मुझे उनका रिक्शा चलाना सिखाया था। मैं रिक्शा चलाऊंगी और उस सेठ के सारे पैसे भी लौटा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम कैसे करोगी? बहुत मेहनत का काम है ये। सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह कविता तैयार होकर रिक्शा चलाने निकल जाती है। लोग उसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। अरे वो देखो, किशोर की बहू रिक्शा चला रही है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। अब लोग बहुओं से काम कराने लगे, बताओ। ये सब बातें किशोर सुन लेता है और उन सब के पास जाकर कहता है, मेरे परिवार को आर्थिक मदद चाहिए थी। अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर मेरी बहू काम करे तो इससे मेरी कोई इज्जत कम नहीं होती, बल्कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारे लिए इतना कर रही है, ये काफी है। इसके बाद से सभी लोग कविता को सम्मान की नजर से देखने लगे। साथ ही साथ उनके गांव में पहली बार किसी लड़की ने रिक्शा चलाकर अपने घर को आर्थिक रूप से संभाले हुए था। ये देखकर गांव की दूसरी लड़कियों में भी हिम्मत आई और वो भी बेझिझक होकर उनके घर का खर्च उठाने के लिए रिक्शा और दूसरे काम करने लगी। और कविता को आसपास के सभी गांव में सम्मान मिलने लगा। कड़ी मेहनत कर कविता ने काफी पैसे जोड़ लिए होते हैं। अरे वाह कविता, तुमने तो बहुत मेहनत करके इतना सारा पैसा जोड़ लिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना पैसा नहीं जोड़ पाता। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। नहीं जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे आपके जैसा पति और माँ बाबूजी मिले। बाकी सब भगवान की मेहरबानी है। आप कल ही सेठ को पैसे दे देना। एक दिन चंदू ने घनश्याम सेठ का सारा कर्ज उतार दिया और कविता अब अपने घर के लोगों की सारी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब चंदू भी ठीक हो जाता है।